कांग्रेस क्यों मंगलसूत्र खोलने और भैंस खोलने पे उतारू है? प्रधानमंत्री, हम थोड़ी प्रधानमंत्री जी उतारू है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय बोलो कन्हैया कुमार की। जय बोला, ये तो आप बोलेंगे। आपको कभी किसी बड़ी पार्टी का ऑफर आया? वाह 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 वाह, आप कल आप पूछने लग जाएंगे माफी के साथ जवानी में आपके पास कोई ऑफर आया है? तो मैं ये सब चीजें आया था सर। जय शाह जी का क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूशन था कि वो जो है सौरभ गांगुली की जगह पर लाए जाते। अब मान लिया हमारे योगी जी महाराज परम आदरणीय आदित्यनाथ जी वो मंगलसूत्र की बात कहने लगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा, उन्होंने भी उसको दोहरा दिया। तो हमने कहा महाराज आप क्या जाने मंगलसूत्र की, तो आपने तो कभी उस सूत्र की तरफ आपने कदम ही नहीं बढ़ाए। क्योंकि अब किसी का परिवार नहीं है तो ये हमारी गलती थोड़ी है। ये आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बोल रहे हैं? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, व्यक्ति विशेष मैं किसी के मैं कह रहा हूँ यदि किसी भाजपाई का परिवार नहीं है। मैं जानता हूँ प्रथम चरण और द्वितीय चरण के वोट के बाद प्रशांत जी ने मनी मन अपनी राय बदल ली होगी। 9 से 14 के बीच में कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम क्यों नहीं बनाया? हमको जरूर इसका मलाल है कि राहुल गांधी जी ने वो अवसर क्यों गंवाया करके। कभी हम उनके साथ मिल बैठ करके गन्ना चूसना चाहते थे, आज कहाँ है अन्ना। तो अब हम कह रहे हैं धामी 5 साल। धामी 5 साल तो आपके अनुभव से लग रहा है कि 5 साल तक धामी जी रहेंगे? अरे हम चाहते हैं 5 साल बाद देश राज्य की जनता किसी से तो अकाउंट कर ले। अब किसके हाथ पर अपने खून तलाश करूं? सारा शहर तो दस्ताने पहने हुए हैं और हर कोई मोदी ग्लव्स पहन लेता है। स्विच के साथ इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, सीडब्ल्यूसी का हिस्सा हैं सर। और ये जानकारी आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 चरणों का चुनाव हो गया, लेकिन 2 फेजेस अभी भी बाकी है, मतलब बहुत चुनाव बाकी है। और वो जितने सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, जैसी कमेटी का हिस्सा है, उनका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। सर पहला सवाल तो ये है कि 5 चरणों के बाद ऑनेस्टली अगर हमारे करोड़ों व्यूअर्स हैं, अगर वो आपसे ये जानना चाहें कि कांग्रेस का असेसमेंट क्या है, कितनी सीटें आ रही हैं प्रैक्टिकली? मैं दोनों बात बता दूं? बिल्कुल सर। क्योंकि आपके व्यूअर्स ज़्यादा ये जानने में इच्छुक होंगे कि ये 400 पार वालों का क्या हो रहा है। अब 400 पार वाले खुद ही गिड़गिड़ाते हुए लोगों से कह रहे हैं कर दो भैया हमारी नैया पार करके। इनको 200 के आसपास ही कहीं मुकाम मिले। तो पहली बात, जहाँ तक रहा सवाल कांग्रेस का, हम 360 सीटों पर लड़ रहे हैं। अंदाजन 10-5 ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि 2 चरणों का भी चुनाव बाकी है। और इनमें से हम 2/3 सीटें जीतेंगे। जहाँ हम सीधे सीधे भाजपा से इन दी हार्डलैंड में मुकाबले में हैं, उन मुकाबलों में कांग्रेस का हाथ ऊपर दिखाई दे रहा है। भाजपा में घबराहट है, नेता उनके खुद घबराए हुए हैं। मोदी जी जो बहुत सदी हुई बातें करने के आदी थे, वो अब कभी मंगलसूत्र में आ जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं आप कांग्रेस आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल करके मुसलमान के घर में बांध देगी। राहुल गांधी जी को शहजादे कहते कहते नहीं थक रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं भैया ये शहजादा, हमको तो ऐसा ही शहजादा चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके हमारे दुख सुख में शरीक होता है, हमसे बातचीत करता है, हमसे संवाद करता है। हमको अब ऐसा महाराजा नहीं चाहिए जो हमारे दिल की बात नहीं सुनता है, केवल अपनी दिल की बात सुनाने में 10 साल गुजार देता है। तो ये सब सवाल हैं, ये सब चीज़ जो है। तो इस समय भाजपा में घबराहट है और अलायंस में एकजुटता है, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा विश्वास, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि देश की जनता हमको जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि पहले चरण के बाद जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनमें हम कांग्रेस को भी सम्मिलित करते हैं, हम ज़्यादा जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं, हम ज़्यादा एकजुटता की बातें कर रहे हैं। अब कहीं से मतभेदों की बात नहीं आ रही है। यहाँ तक कि ममता जी ने भी साफ कर दिया कि मैं अलायंस का हिस्सा हूँ। कहते हैं ठीक है बंगाल के अंदर गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अलायंस से बाहर हूँ, मैं अलायंस का हिस्सा हूँ। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि हम में एकजुटता बढ़ रही है। और उनमें हालत ये है कि जो नवीन पटनायक इतने दिनों तक उनका साथ देते रहे, ये घर में घुस करके
नवीन पटनायक की नाक में मुक्का मारा है, उसको भ्रष्ट इत्यादि क्या क्या कह करके आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि उधर अलायंस में ज्यादा रिफ्ट है? रिफ्ट नहीं है, जो उनके तथाकथित सहयोगी हो सकते थे वो भी अब अवसर की तलाश में हैं कि कैसे पुराना सब छोड़ करके नए के साथ खड़े हों। तो बदलाव आ रहा है, देश बदलाव के लिए वोट कर रहा है। ये 5 चरणों ने बदलाव को पक्का कर दिया है और अब ये छठे चरण की वोट जो दिल्ली में भी पड़ेगा, आप देखिएगा इस पर मुहर सील दिल्ली के वोट के साथ पड़ जाएगी और 7वां चरण की वोट में देश जो है अलायंस को सजा देगा। सर यहाँ से बड़े सारे सवालों की ओपनिंग दे दी आपने। जैसे एक सवाल में रही कि 2014 में मुश्किल से 40 बार, 2019 में मुश्किल से 50 बार, क्या इस बार कांग्रेस दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल जहाँ पे 15 साल सरकार चलाई है वहाँ पे खाता खोल पाएगी, 7 में से एक भी सीट जीत पाएगी? और क्या पार्टी इस बार 100 भी पार कर पाएगी मुश्किल से? संयोग से मैं तीनों सीटों पर गया हूँ। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, जयप्रकाश अग्रवाल जी जीत रहे हैं बहुत शानदार जीत के साथ, और उदित राज जीत रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। और हालत ये है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं आप, उनको भी 4 की 7 सीटें मिलने जा रही हैं। इस समय 7 सीटों पर 7 की 7 सीटें कैपिटल की जो है अलायंस को मिलने जा रही हैं। और ये जो केजरीवाल जी ने कहा कि आपका वोट तय करेगा कि ये मुझे जेल की तरफ ले जाएंगे या इधर की तरफ रखेंगे, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, ज़्यादती हुई है, उस ज़्यादती को ख़त्म करना है तो हमको वोट करना है। तो सहानुभूति का फैक्टर भी इस समय आपके साथ है और कांग्रेस के साथ भविष्य की आशा का फैक्टर है। लोग देखते हैं यही कांग्रेस है जिसने दिल्ली को सजाया था। ठीक है, लोगों ने हमारे हाथ से सत्ता ले ली, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है, लेकिन हमेशा के लिए हम लोगों की पसंद नहीं रहेंगे ये थोड़ी है। आज हम पसंद बन करके उभर रहे हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि अगर उनको जनता वोट करती है, मान लिया जाए कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें आप लोग जीत जाते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि 2014 के बाद से कांग्रेस दिल्ली में ना तो लोकसभा में ना ही विधानसभा में खाता खोलने में सक्सेसफुल नहीं रही। बावजूद इसके अगर जनता आपके अलायंस को वोट देती है तो आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, ऐसा आप लोग क्या करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे? देखिए, हम कानून का सहारा भी लेंगे, लेकिन जो वातावरण है देश का, आप देखिएगा यही ईडी, यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स, जो हकीकत है कि किस तरीके से इनको भी तो, अच्छा यदि किसी के कहने पर दबाव में कोई पाप कर रहा है तो उसको भी तो रियलाइजेशन होता है ना, तो उनको भी तो रियलाइजेशन होगा ना, वो उसको सुधारना चाहेंगे अपनी गलती को। आपने ये दूसरी बार कह दिया कि आपका खाता ये नहीं। सर ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, मतलब माफी के साथ ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है सर कि 2014 से कांग्रेस अपने गढ़ में दिल्ली में बिल्कुल बुरा नहीं लगा। 1984-85 की याद दिलाना चाहूँगा, जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी है उसका एक एमपी आया था, जंगा रेड्डी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी शख्सियत हार गए थे। तो ये लोकतंत्र है, इसमें जनता चमत्कार करती है, ईश्वरीय शक्ति जनता के हाथ में है। तो आज फिर चमत्कार होने जा रहा है। जिस कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल पढ़ने के लाले पढ़ रहे थे, आप ये देखिएगा उस कांग्रेस पार्टी को लोग जो है अपनी ताकत पर बहुमत के करीब ले आएंगे। ये चमत्कार होगा। जब आप कहते हैं कि जितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं उसमें से आप 2/3 सीटें जीतेंगे, तो सवाल वापस से सर वहीं पे आ जाता है कि 2014 में मुश्किल से कांग्रेस 40 के पार गई, 2019 में बामुश्किल 50 पार गई। क्या इस बार जब आप 2/3 कह रहे हैं तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 100 पार जाएंगे? कांग्रेस अपने बूते 100 सीटें ला रही है। मैंने कहा ना कि हम 200 के पार जाएंगे। हम 360 सीटों के करीब लड़ रहे हैं, हम 2/3 सीटें जीतेंगे। और अलायंस के जीत के लिए भी कांग्रेस ही एक माहौल कांग्रेस के साथ बन रहा है। विश्वास लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ,
ये ज़रूर है कि लोगों का विश्वास रहे कि हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हमने उन पार्टियों से भी समझौता किया जो पार्टियां हमारी ताकत के बल पर राज्यों में प्रॉस्पर हुई हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, इस समय हमको संविधान बचाना है, हमको लोकतंत्र बचाना है, हमको देश की उन रवायतों को बचाना है जो इस देश की रवायतें हैं, हमको उस सनातन धर्म को बचाना है जो सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और हमको सबसे बढ़ कर के संवैधानिक न्याय, आरक्षण आदि को भी बचाना है जो यहाँ के लोगों का जिस पर विश्वास है, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी को बचाना है। तो इसके लिए हमने ये अलायंस किया है। तो ये अलायंस की धुरी ये मान करके चलिए कि कांग्रेस से, इसकी शक्ति भी कांग्रेस से आ रही है। तो लोग इस बात को समझते हैं कि यदि 5 साल एक अच्छी सरकार लानी है, देनी है, तो फिर बदलाव के तौर पर कांग्रेस को सेंटर पॉइंट मान करके हमको इतनी संख्या कांग्रेस को दे देनी चाहिए ताकि मजबूती से 5 साल एक अच्छी सरकार मिल सके। जैसे हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दी 2004 से 2014 तक, जो है ऐसी मजबूत अच्छी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट देनी है। बड़ी अच्छी बात है सर। ये जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर को आप जानते होंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं उनको इन दिनों। उनके जितने भी इंटरव्यूज़ आए हैं, उन तमाम इंटरव्यूज़ में उन्होंने एक बात बहुत इम्फेटिकली कही है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि वो जिन किन्हीं के साथ रहे, जैसे 2017 के पंजाब चुनाव में जब वो आप लोगों के साथ थे तो आपकी सरकार वहाँ पे बनी थी। जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण है, ममता बनर्जी का उदाहरण है। तो ऐसे तमाम उदाहरणों वाले प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि कोई स्थिति नहीं बदली है ज़मीन पे। पिछली बार बीजेपी को जितनी सीटें आई थी, इंडिया अलायंस को जितनी सीटें आई थी, उनमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। देखिए, इस समय मतदाता ने इतने चुपके आहिस्ता बहुत प्यार से इस बदलाव को दिया है। जो माइनॉरिटी थी, जिसमें सिख माइनॉरिटी भी सम्मिलित है, उन्होंने वाहे श्री गुरु जी का खालसा कहते हुए बदलाव के लिए वोट नहीं किया है। उन्होंने चुपके से वोट किया है। मुस्लिम ने चुपके से वोट किया है, और हमारे दलित भाइयों ने चुपके से वोट किया है। यहाँ तक कि जो बुद्धिजीवी है, जो व्यक्ति इनकी ज्यादतियों से परेशान है, जो ये समझता है कि लोकतंत्र में गाड़ी 2 पहियों पे ही चल सकती है, ये तो एक पहिए को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये तो विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। जो इनकी एरोगेंस से संतप्त है, तो ये सब लोगों ने मिल करके बड़े चुपके आहिस्ता बड़े प्यार से ये परिवर्तन लाने का काम किया है, ताकि ये कोई मिसचीफ ना कर सके, कोई गड़बड़ ना कर सके। इनके खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि परिवर्तन आ कैसे गया करके। तो आप देखिएगा कि अब मेरे दोस्त प्रशांत किशोर जी को भी मैं उनका बड़ा एडमायरर हूँ। हमारे चुनाव, आप मिले उनसे? हाँ, हमारे चुनाव में उन्होंने हमारी मदद की थी। आपके चुनाव में भी आपकी मदद की थी? हाँ, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मदद की थी। तो वो जो है उनको भी खुशी होगी यदि वो गलत साबित होंगे। क्या और गलत साबित होने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है सर। जैसे प्रशांत किशोर ऐसा, जैसे आपके साथ जब उन्होंने काम किया, तो उस दौर के अनुभव के सहारे आप ये बता पाएंगे कि वो प्रशांत किशोर ऐसा क्या करते हैं जो कि जिसके साथ भी वो काम कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसको जितवा ही देते हैं। क्या होता है उस चुनाव में, उनकी भूमिका क्या होती है? देखिए, वो कुछ बुनियादी चीज़ें पकड़ते हैं और उनको पकड़ करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी जब आंधियाँ आती हैं तो ये प्रयास बिखर जाते हैं। जैसे 2017 में हमारे वहाँ मोदी जी की बदलाव की आंधी, उत्तर प्रदेश से जो कम्युनलाइजेशन स्टार्ट किया उन्होंने, ध्रुवीकरण स्टार्ट हुआ, उसकी आंधी आई तो सब बिखर गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम करीब 35% वोट अपना बचा पाए। एक अच्छी चुनौती वोट प्रतिशत के आधार पर हमने दी। तो ये प्रशांत किशोर जी में अपनी एक्यूमेंसिफ है, अपनी योग्यताएं हैं। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से आ रही आंधी का, क्योंकि आंधी अचानक आती है, उनको भी अंदाजा नहीं चला था, वो अंदाज नहीं लगा पाए। तो उसी तरीके से इस बार आहिस्ता आहिस्ता चुपके जो ये प्यार मोहब्बत की आंधी आ रही है, जो है लोग मोहब्बत की दुकान वालों को उनका अभिषेक करने जा रहे हैं, तो इसका एहसास प्रशांत किशोर जी के नहीं हुआ होगा, हो सकता ना हुआ हो। और मुझे
मैं एक बात इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रशांत जी की थिंकिंग सब चीज़ों को देखते हुए उनको खुशी होगी कि वो इस बार गलत साबित हों। प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है कि अगर कहीं नतीजों में कांग्रेस के साथ ऐसा होता है कि उनका प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों की तरह होता है, तो राहुल गांधी को ब्रेक लेना, वो नहीं ये नहीं कह रहे कि रिटायर हो जाना चाहिए, वो कह रहे कम से कम एक टेम्पररी ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज है उसके टॉप लीडर्स, वो सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी एक ब्रेक लिया था। आप इससे एग्री करते हैं कि अगर पार्टी को सेटबैक फेस करना पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी को बैक सीट लेनी चाहिए? इस समय जीत का माहौल बनना है, जश्न का माहौल बनना है, इस समय हम रिटायरमेंट और उसकी बात कहाँ करेंगे? रिटायरमेंट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा सर, ब्रेक की बात भी क्यों करेंगे? इस समय तो जो है कोकोनट ब्रेकिंग की बात करनी है, मतलब एक नई शुरुआत करनी है राहुल गांधी जी को जो है। तो इस समय जो है पॉलिटिकल उससे ब्रेक लेने की बात कहाँ से आती है? तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने जा रही है। असल में श्री प्रशांत किशोर जी ने ये बातें बहुत पहले कही। उस समय तक उनको भी हालात का नहीं सर, माफी के साथ अभी जो तुरंत उनके जो 2 पिछले बड़े इंटरव्यूज हुए हैं 2 बड़े चैनल्स के साथ, उनमें भी उन्होंने ये बातें फिर से दोहराई हैं कि जो बीजेपी का पिछली 2 चुनाव में जो सीटें मिली उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। उन्होंने ये बात दोहराई है और उन्होंने ये भी दोहराया कि राहुल गांधी को अगर मैं जानता हूँ प्रथम चरण और द्वितीय चरण के वोट के बाद प्रशांत जी ने मन ही मन अपनी राय बदल ली होगी। मन ही मन, लेकिन वो मन की बात नहीं कर रहे हैं, जब कह रहे हैं तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, अभी तो उनको अवसर मिला नहीं होगा उसके बाद। वो इंटरव्यू उसके बाद का तो आया नहीं है, बहुत पहले का इंटरव्यूज है, मैं मालूम है, मैंने सुना है उनका इंटरव्यू जो है। तो मैं समझता हूँ कि उनको खुशी होगी कि उनके जो कुछ उस समय उन्होंने कहा वो गलत साबित हो रहे हैं। जैसे बिहार जैसे राज्य में वो जिस तरीके की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा की वजह से आपको कोई बदलाव दिखाई देता है? आपको लगता है कि वो एक ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो बिहार जैसे स्टेट को बदलने में बड़ी भूमिका, इस तरीके की नियत रखते होंगे आपके हिसाब से जितनी इंटरेक्शन आपके साथ हुई है? जिस थिंकिंग के साथ वो कर रहे हैं, मगर इस समय तेजस्वी की आंधी चल रही है अभी बिहार में। 2025 में अगर वो एक फैक्टर बन के उतरते हैं मैदान में तो ये जो चचा नीतीश हैं ये नीचे जा रहे हैं, भतीजा तेजस्वी बहुत तेज़ी से ऊपर उभर करके आ रहे हैं। तो इसमें अब जब नीतीश जी उनके भाई हैं तो बड़ा चचा और छोटा चचा, तो छोटे चचा को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े चचा का नुकसान जो है छोटे चचा प्रशांत जी को भी उठाना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज मुझको खुशी होती कि प्रशांत जी एक नई शुरुआत, एक नई थिंकिंग के साथ आ रहे थे, तो अच्छा होता। लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा, उनका कोई फ्यूचर दिखाई देता है आपको बिहार में? आगे जो है तेजस्वी की इनिंग के बाद जो है वो प्रतीक्षा करें। जनता तो बदलाव लाती है कभी न कभी। वापस से कांग्रेस में आएंगे ऐसी बातें कहने के बावजूद, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए वो एक विचारक हैं, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आते रहते हैं, तो हम उनको कहीं एक खूंटे से बांध करके नहीं रखना चाहते। आपने देखा भी हो एक खूंटे से बांध करके नहीं रहे हैं, तो उनकी उपयोगिता देख करके हम उसका उपयोग करेंगे। जैसे ही आप बिहार जैसे राज्य में तेजस्वी की बात करते हैं, तो प्रशांत पे ही एक आखिरी फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा है कि जो भारतीय वोटर है वो परिवारवाद की राजनीति को रिजेक्ट कर रहा है। वो तेजस्वी का उदाहरण देते हैं, वो अखिलेश यादव का उदाहरण देते हैं, वो कांग्रेस का उदाहरण देते हैं। तो बोलते हैं जैसे आपके भी बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तमाम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो भारतीय वोटर है उसने तय कर लिया है कि वो परिवारवाद की राजनीति को रिजेक्ट करने जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से बड़ा फैक्टर है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाता? असल में बिहार के उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के कंपल्सन ने उनको इस अनचाहे कंक्लूजन तक आना पड़ा है। अदरवाइज वो जानते हैं कि भारत ही नहीं दुनिया की राजनीति के अंदर परिवारों का अपना महत्व है। आप अमेरिका से देखिए, आप जापान तक जो ट्रेडिशनल कंट्री है, जो बदलाव की कंट्री, इंग्लैंड को देखिए, आप कहीं भी देखिए, जो
परिवारों का अपना महत्व है। लोकतंत्र के अंदर परिवार एक प्रकार के एसेट भी होते हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल उस एसेट को अपने साथ बनाए रखना चाहेगा। यदि मेरी करीब 56-57 साल की राजनीतिक विरासत का फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है, तो कांग्रेस उसको क्यों नकारना चाहेगी। गांधी नेहरू परिवार के बलिदान का एक वो है ना, जब वक्त पड़ा तो वतन के वास्ते खून हमने दिया। हाँ, तो अब नेहरू गांधी परिवार जिसने देश की आज़ादी में 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ जेल में रही, दो लोग प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। और आज भी जिनके ऊपर तरह तरीके के खतरे हैं, उन सारे खतरों का सामना करते हुए आगे चल रहे। तो कांग्रेस पार्टी जो है अपनी एक बड़ी भारी एसेट को यूँ ही, क्योंकि कुछ लोग परिवारवाद कह रहे हैं क्योंकि वो परिवार के को बंधन मानते हैं, जबकि भारतीय जनता तो परिवार को एसेट मानती है। ठीक है, हम तो संयुक्त परिवार की परंपरा वाले लोग हैं, भारत के लोग। हम तो ये एकलवादी जो परिवार चल रहा है अमेरिका और पश्चिम की जो होड़ हो रही है, हम तो इसके खिलाफ हैं। तो ये तो परिवार जो लोग जो है संयुक्त परिवार की बात करती है, जो भारतीय जनमानसिकता, हम तो उसके प्रशंसकों से हैं। लेकिन सत्यता ये है कि परिवारवाद तो वहाँ है। आप ज़रा देखिए, जय शाह जी का क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूशन था कि वो जो है सौरभ गांगुली की जगह पर लाए जाते, लेकिन उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आप इसको परिवारवाद के उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अमित शाह जी के बेटे थे। पंकज सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, सीधे आए विधानसभा में चले गए क्योंकि वो MP राजनाथ सिंह जी के बेटे थे। वसुंधरा जी के बेटे जो है पंकज, सीधे ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए और लोकसभा में पहुंच गए। तो परिवार तो यहाँ है, और परिवारवाद तब झलकता है जब आप जो है बादल परिवार के साथ इतने दिनों तक अपना खूंटा बांधे रहे, आपने ठाकरे परिवार के साथ इतने दिनों तक अपना खूंटा बांधे रहे, तब आपको सब परिवारवाद नज़र नहीं आया है। तो ये परिवारवाद की बात सुविधा से करते हैं, क्योंकि अब किसी का परिवार नहीं है तो ये हमारी गलती थोड़ी है। ये आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बोल रहे हैं? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यदि किसी भाजपाई का परिवार नहीं है तो हम क्यों, अब मान लिया हमारे योगी जी महाराज परम आदरणीय आदित्यनाथ जी, वो मंगलसूत्र की बात कहने लगे क्योंकि मोदी जी ने कहा, उन्होंने भी उसको दोहरा दिया। तो हमने कहा महाराज आप क्या जाने मंगलसूत्र की महत्व, आपने तो कभी उस सूत्र की तरफ आपने कदम ही नहीं बढ़ाए। तो जिन्होंने उसकी वक़्त ही नहीं जानी वो भी सवाल करने लग जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी कभी राजनीति में बहुत सारी ऐसे विरोधाभासपूर्ण बातें बड़े बड़े नेता कह जाते हैं। लॉ में जो है ये परिवारवाद वाली बात भी मोदी जी ने एक लॉ में कही है, लेकिन इस बार जनता लॉक स्टॉक बैरल मोदी जी के इन सारी जो वो हैं जुमले हैं, इन जुमलों को डंप करने जा रही है। बीजेपी जब परिवारवाद की बात करती है तो वो इन दिनों एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि अगर उनकी पार्टी में भी ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नेता हैं जिनके परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कम से कम उनकी पार्टी में ऐसा उदाहरण नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार टॉप लीडरशिप में हमेशा से रहा हो और उसी ने सारे फैसले किए हों। देश के इतिहास में कोई दूसरा परिवार ऐसा भी तो नहीं है जिसकी 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में जेल में रही हों। कोई दूसरा परिवार ऐसा भी तो नहीं है कि 2-2 लोग प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए हों, आतंकियों की गोली के शिकार हुए हों, जबकि दूसरे लोगों की पार्टी में तक ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो ये तो एक संयोग है। तो यदि हम यदि हीरा है तो फिर तो नकली कांच क्यों लगाएंगे अपने मुकुट में, मस्तक में जो है हमारे पास। आप कह रहे गांधी परिवार कांग्रेस के लिए हीरा है जिसको आप लोग अपने मस्तिष्क, वो हीरा समय के साथ बना हुआ हीरा है, तराशा हुआ हीरा है। समय ने तराशा है, संघर्ष ने तराशा है, बलिदान ने तराशा है, त्याग ने तराशा है, तपस्या ने किया है। अब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री से ऑफर हम सब लोगों का आग्रह छोड़ करके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया
आग्रह किया, सर, मैंने स्वीकार कर यहाँ लिया। पे तो एक अनुरोध करके एक सवाल पूछना ये सब चाहूंगा। चीज़ें जो है, ये दूसरी जगह कहीं ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं? आप मुझे बताइए। ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं कि एक बच्चा जो है जिस बाप की छाती पर लग रहा है, कुछ दिनों के बाद उसी बाप की अर्थी को जो है कांधा देते हैं। राहुल गांधी ने, मैंने एक फ़ोटो देखी जिसमें दादी की, उसके बाद जो है वो चिपके हुए हैं, ये कह रहे हैं मेरी दादी कहाँ गई, पापा से पूछ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वही पापा उनसे छीन लिया जाता है वक्त से। तो ये सब उदाहरण हैं। देश इन सब चीज़ों को समझता है, और इसलिए एक समय था, 10 साल लोगों ने ये सारे जुमले सुन भी लिए, बर्दाश्त भी कर लिए, समय पे अप्रिशिएट भी कर लिए, क्योंकि वो समय उनका था। अब उनका समय निकल गया है। ने 2004 से 14 की बात की। 4 से 14 के बीच जब 4 का चुनाव कांग्रेस अप्रत्याशित तौर पे जीत गई, तब सबको ये उम्मीद थी कि सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री बनेंगी। वो नहीं बनी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन 9 में राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट दिया गया कि उस उत्तर प्रदेश में जहां पे कांग्रेस लगभग डेड हो गई थी, राहुल गांधी ने अपने बूते करीब 20 सीटें जितवाई। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 19 या 20। अगर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की अभी बात होती है, तो एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में जो इंडियन पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करते रहे हैं वो ये है कि 9 से 14 के बीच में कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम क्यों नहीं बनाया? राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं हिंदुस्तान को समझे, मैं बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले हिंदुस्तान को समझना चाहूँगा। उन्होंने देश भर में इतने संवाद, इतनी मीटिंगें, इतने क्वेश्चन आंसर, दुनिया भर की चीज़ें जो है किसी दूसरे राजनेता ने नहीं की। मतलब इतनी जब चीज़ों को समझने की कोशिश, सब चीज़ों को समेटने की कोशिश किसी और राजनेता ने नहीं की। हम लोग चाहते थे, मगर वो देख रहे थे कि मनमोहन सिंह जी बहुत बेहतर तरीके से देश को संवार रहे हैं, देश की इकोनॉमी को बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ को और हमारे आग्रह को एक तरफ रख करके मनमोहन सिंह जी को बैक किया, पूरी तरीके से बैक किया। तो ये जो गांधी नेहरू परिवार की त्याग की परंपरा थी, या सोनिया गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था कि राजनीति के अंदर पद बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, तो उसका उन्होंने अनुसरण किया, जो है उसका अनुसरण किया। हमको ज़रूर इसका मलाल है कि राहुल गांधी जी ने वो अवसर क्यों गंवाया करके, लेकिन देश की जनता उनके इस त्याग और उनके निरंतर संघर्ष को एक किस तरीके से देखे। कोई आप दूसरा उदाहरण बताइए देश के अंदर इतना संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व जो है, विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने का मादा किसी दूसरे में है। मतलब उस नौजवान को सैल्यूट करना चाहूँगा। तो मुझे भारत की जनता पर भरोसा है कि उनको एक दिन यह अवसर ज़रूर देंगे कि वो अपने सपनों का भारत बना सकें। अगर 14 का चुनाव कांग्रेस जीत जाती तो कहीं इस बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी दी जा सकती है? स्वाभाविक तौर पर थी, स्वाभाविक तौर पर आते, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हाँ, उन्होंने मंत्री भी बनाना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री के लिए भी वो थे। लेकिन राहुल गांधी जी चाहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बढ़िया तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक ऊंची हाइट पे लेकर के जा रहे हैं और देश मजबूत हो रहा है। तो ये था, ये तो लास्ट के 6 महीनों में हल्ले गुल्ले में कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई, और इसलिए किसने की है गड़बड़? अरे अब हो जाता है कभी कभी सत्ता में, जब आप 10 साल होते हैं, जैसे ये समय मोदी जी हड़बड़ाहट में गड़बड़ा गए हैं, तो ऐसे हमारे भी कुछ साथी गड़बड़ में इधर उधर फंस गए। अन्ना आंदोलन का नाम लेना चाहेंगे आप? ना, मैं बहुत सारी चीज़ें। आज कहाँ है अन्ना, आप मुझे बताइए। तो कभी हम उनके साथ मिल बैठ करके गन्ना चूसना चाहते थे, आज कहाँ है अन्ना? वो नहीं दिखाई दे। केजरीवाल जी से पूछिए ना आज, जो आपने कभी पूछा कि कांग्रेस को जितना जो समय के आरोप लगाते थे, आज कहाँ है जी क्या है वो G2 और वाला जो है, वो भ्रष्टाचार कहाँ है? 2G का कॉमनवेल्थ कहाँ है? आदर्श कहाँ है? घोटाले कहाँ है? कोई घोटाला बताइए, 10.5 साल में एक को भी आप कुछ प्रूव कर सके, कुछ निकला कहीं से? आप तो कोर्ट में भी स्टैंड नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है सारी झूठ पर एक नेशनल इंटरनेशनल
षड्यंत्र के तहत एक अच्छी पटरी पर चलती हुई पार्टी और उसकी सरकार को डिसलॉज किया गया और उसके जरिए ये एक्सपेरिमेंट सामने आया जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता है। तो गुजरात मॉडल ने 10 साल में देश को क्या दिया वो अब देश की जनता देखने करने जा रही है। आप दिल्ली के कैंपेन में शामिल रहे, इतने बड़े चेहरे हैं, आपका जो कैडर है, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी है, प्रशांत किशोर ने जो बड़ी सारी शिकायतें की उसमें एक अच्छी बात यह कही कि कांग्रेस विचारधारा जो है वो उसको कोई नहीं मार सकता। आज भी आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको 5 कांग्रेसी मिल जाएंगे। जब आप कैंपेन कर रहे थे दिल्ली में तो आपको ऐसे शिकायती कैडर्स मिले आपके जिन्होंने आपसे कहा हो कि जिस अन्ना आंदोलन के चेहरों ने या जिस आम आदमी पार्टी ने, जिस अरविंद केजरीवाल ने हमारी पार्टी लगभग खत्म कर दी दिल्ली में, आज हम उन्हीं के साथ हैं? ऐसी शिकायत होती है? कोई शिकायती झगड़ा कर बैठता है कोई कैडर आपके साथ? देश खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, भारत अस्तित्व और देश की आज़ादी के मूल्य मान्यताएं खतरे में हो, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद आदि की सोच खतरे में हो, तो ऐसे समय में आपको सारी कटुताएं भूलनी पड़ती हैं। हमने मतलब कटुता रही है, आप लोग भूले हैं लेकिन कटुता रही है। निश्चित तौर पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें की गई, ऐसा किया गया जिससे हमारे हाथ से सत्ता निकली। हमको अफसोस है इस बात का कि एक अच्छी दिल्ली बनाते हुए जो कुछ आज दिल्ली है उसको ढालने में शीला दीक्षित की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं को तो सक्सीड किया। तो ये समय की बातें हैं। तो अब हम उस अतीत को एक तरफ रह करके, अब अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया लेकिन हम इंग्लैंड का हमने डेमोक्रेटिक मॉडल ले लिया, हमने उसका अनुसरण कर लिया, क्योंकि अतीत की कटुताओं से जीवन का, भविष्य का इतिहास नहीं बनाया जाता है। ठीक है सर, एक चीज़ ये है कि शीला दीक्षित जी के जाने के बाद संभवतः पहली बार दिल्ली में किसी ऐसे नेता की चर्चा हो रही है जो हालांकि दूसरी पार्टी से आए हैं, सीपीआई से आए हैं, लेकिन कम से कम दिल्ली में कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जिसको जानते हैं, कन्हैया। मीडिया में इस तरीके की भी रिपोर्ट्स हैं कि अगर कन्हैया कांग्रेस को वापस से जीवंत करने में कामयाब रहती हैं दिल्ली में, तो हो सकता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे कि डीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है? जिम्मेदारी एक नौजवान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और जिस सामाजिक बैकग्राउंड से कन्हैया आए हैं, मैं भी करीब करीब उसी सामाजिक बैकग्राउंड से आया हूँ, और उनकी उम्र से बल्कि और जवान था, मुझको मौका मिला था। तो उनको ये मौका है कि वो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो दिल्ली का बहुमत है, जिन लोगों से, जिस सामाजिक स्टेटस से बना हुआ बहुमत है, वो यदि 5 साल निष्ठा के साथ काम करेंगे और सवालों को उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो कन्हैया जी के पास अच्छा भविष्य है। और मैं ये कहूँगा कि हमको कल के लिए एक अच्छा नेता मिल रहा है कन्हैया कुमार के रूप में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो कन्हैया कुमार की जय बोलो। ये तो आप बोलेंगे सर, मैं तो कन्हैया। थोड़ा सा उत्तराखंड पे चलते हैं सर। आपके यहाँ लोकसभा के फर्स्ट फेज में ही वोटिंग हो गई। 2000 में आपका राज्य बना। जो बीजेपी की पिछली सरकार थी उसने 3 चीफ मिनिस्टर्स बदले, जिसका मतलब ये है कि उनको इस बात की तो क्लैरिटी थी कि डिससेटिस्फैक्शन है स्टेट में, जो चेहरे हैं उनको लेके। फिर भी कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस जीत नहीं रही, कर्नाटक जीता, हिमाचल जीता, तेलंगाना जीता, क्या मिस हो गया उत्तराखंड में? ऑल्टरनेट सिस्टम रहा, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, क्या नहीं कर पाए आप लोग? शेर पे कह दूं प्लीज। बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 2022 में उत्तराखंड कांग्रेस की यही स्थिति थी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, 1-2 लाइनों में मैंने सारी दास्तां बयां कर दी है। अगर व्यूअर सर शेर के बियॉन्ड, अगर मैं बस इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, आप बस सही और गलत बता दीजिएगा कि इंटरनली अपने कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई पार्टी शायद इस वजह से, अदरवाइज जो रोटेशन की स्थिति थी हर 5 साल पे सरकार बदलने की, वो हो जाता। जनता थाली इधर को डालना चाहती थी, हमने उलट दी, उधर की तरफ को खिसका दी। तो हम तो हम हमारी एक्सपर्टाइज की कीमत जो है पार्टी को चुकानी पड़ी देश में। हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आगे के लिए सबक लेना हमारे लिए अच्छा है कि हम 2022 में जिन गलतियों से हमसे अवसर गया,
हम आगे के लिए संभालें, अपने को ठीक करें, और मेरी समस्या हम कर रहे हैं ठीक, हम ठीक कर रहे हैं। 2027 में वापसी करेगी कांग्रेस उत्तराखंड में। आएगी, और बस वो तो भाजपा जरा चालाक है। मैं शुरू से कहता था त्रिवेंद्र सिंह 5 साल, यदि त्रिवेंद्र सिंह 5 साल रहते तो कांग्रेस थाली को उलटने की कोशिश भी करती तो भी जो है जनता सुलट करके दे देती, क्योंकि जिता देती कांग्रेस को। उन्होंने बीच में सब बदल करके कुछ अपने चेहरे कुछ और वो कर दिया। तो अब हम कह रहे हैं धामी 5 साल, धामी 5 साल। तो आपके अनुभव से लग रहा है कि 5 साल तक धामी जी रहेंगे? अरे हम चाहते हैं। आप चाहते हैं? आप चाहत को क्या करेंगे आप? भाई 5 साल बाद देश राज्य की जनता किसी से तो अकाउंट कर ले। अब किसके हाथ पर अपने खून तलाश करूं? सारा शहर तो दस्ताने पहने हुए है। अब भाजपा के अंदर यदि पूछो, बस सांसद से कोई पूछना चाहे कि भाई साहब आपने क्या किया 5 साल 10 साल, तो आप उनको बदल देते हैं। एमएलए से पूछना चाहे उनको बदल देते हैं, मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहे उनको बदल देते हैं। हर कोई मोदी ग्लव्स पहन लेता है, और अरमानों का खून जनता की होता है। तो अब के लोग अब उसमें नहीं आएंगे, दस्तानों के अंदर लगे हुए खून को तलाश करेंगे, और 2027 में यही होने जा रहा है। आप लोग अपोजिशन के तौर पे उत्तराखंड देवभूमि कहते उत्तराखंड को, मेरे होश में उत्तराखंड कम से कम कम्युनल लाइन पे हुए वायलेंस के लिए तो मेरे को याद नहीं है कि जब से आपका स्टेट बना है तब से कम्युनल लाइन पे हुए वायलेंस के लिए उस स्टेट से खबरें आती रही हों। आप लोग अपोजिशन के तौर पे क्या कर रहे हैं कि उस स्टेट में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसको रोकने के लिए आप नहीं हो रही हैं? ये छोट-मोट बीजेपी कोशिश करती है। कभी उनको ज़मीन जिहाद दिखाई देता, कभी कोई जिहाद दिखाई देता, कभी कोई। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड का मिजाज है वो भाईचारे का मिजाज है, आपस में दोस्त उसका मिजाज है, और उस मिजाज को हम बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे। आप बेफिक्र रहिए। वहाँ हम सब जो है एक दूसरे के धर्म का, विचारों का, विश्वास का आदर करते हैं, और वो हम विल कंटिन्यू टू डू सो। ये सीटों में ट्रांसलेट होगा सर? 5 सीटें हैं आपके यहाँ, आप जो कह रहे हैं भाईचारा पसंद है, तो उस भाईचारे के तहत उत्तराखंड में आप चूंकि उस स्टेट का फेस रहे हैं। वैसे यदि सेकंड फेज में होता ना चुनाव, तो 5 के 5 मैं कहता हमारे पास है। और अब भी भाजपा वाले खुद कह रहे हैं कि 3-2। अब 3 उनके 2 आपके ना, वो ऐसा अंदाज लगाते हैं, लेकिन हमारा अंदाज ये है कि 3 हम हैं 2 वो हैं। और जो कल तक 5 लाख से जीतने की बात करते थे, वो गिन रहे हैं, कहते हैं यार कुछ जीत जाऊंगा ना, कुछ से तो जीत जाएंगे ना। तो ये है आज भाजपा की हालत। आपको ऐसा लगता है? हमको नहीं लगता, जनता ने बना दी है, ये हालत है उनकी। ये कहानी मंगलसूत्र और भैंस खोलने तक कैसे पहुंच गई? कांग्रेस क्यों मंगलसूत्र खोलने और भैंस खोलने पे उतारू है? प्रधानमंत्री जी, हम थोड़ी प्रधानमंत्री जी उतारू है। हम तो प्रधानमंत्री जी बड़े भारी अन्वेषक है। उन्होंने खोज करके देश के प्रधानमंत्री जी ये लाए कि कांग्रेस जो है, यदि आपके पास 2 भैंस हैं तो उनमें से एक भैंस को उसका भैंस को उठा करके मुसलमान को दे देगी करके। दे देंगे आप लोग? आप लोग दे देंगे? एक बात बताइए, मुसलमान भाई इस समय उनको इसकी न ख्वाहिश है, न किसी ने ऐसी बात कही है, तो कोई क्यों दे देगा किसी के उसको जो है वो करके। आखिर देश का कानून है, आप देश के कानून के अनुसार ही तो चीज़ें करेंगे। आपने बोला कि बीजेपी वाले कई सारी चीज़ें बदल देते हैं। अगर कांग्रेस की बात है सर, तो आपके लोग तो पार्टी ही बदल रहे हैं और मास लेवल पे माइग्रेट कर रहे हैं। आप अभी तक पार्टी में हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको हरीश रावत को पार्टी में बनाए हुए है और दूसरी तरफ मास माइग्रेशन जारी है? बाप रे, आपने बड़ा अजीब क्वेश्चन कर दिया सर। आपके लेवल से ये बात जनता जरूर जानना चाहेगी। जो गए हैं उधर, वो बड़े परेशान हैं। लास्ट पंक्ति में बैठते हैं, यहाँ पहले पंक्ति में बैठते थे, बड़ी चर्चाओं में रहते थे, बड़े बयानात भी जारी करते थे, और ये कहते थे कांग्रेस को तो हम ही चला रहे हैं। अब वहाँ लास्ट लाइन पर बैठते हैं। एक दो से नाम तो बताइए। अब बड़ा वो रिग्रेट कर रहे हैं बेचारे। उनके जख्मों में क्यों, जख्म खुद हैं,
तो उनके जले हुए में नमक काहे के लिए मुझसे छिड़कवा रहे हैं। हाँ, मेरे ये शब्द उन तक पहुंच जाएं तो वो रात को वैसे ही नहीं सो पाएंगे जो है कि। आप कह रहे हैं जाके रिग्रेट कर रहे हैं? वो जाके जो लोग गए हैं वो पछता रहे हैं? बाहर कहने लायक भी नहीं है ना कि गलत हो गया करके। जो बने हुए हैं वो किस वजह से बने हुए हैं सर? कांग्रेस में हाँ, कौन सी चीज उनको रोके रखे है? कांग्रेस एक सिद्धांत है, एक विचार है, एक सोच है, वे अब लाइफ है देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, एक इतिहास है। हाँ, उस इतिहास के लोग को कौन छोड़ना चाहेगा। मैं कांग्रेस के वर्कर के तौर पर मेरा आखिरी सफर हो तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। आपको कभी किसी बड़ी पार्टी का ऑफर आया? आप कल आप पूछने लग जाएंगे जवानी में आपके पास कोई ऑफर आया है? तो मैं ये सब चीजें आया था सर, आप ये बात वो मैंने कहा जानना चाहेंगे लोग। कल आप ये पूछने लग जाएंगे तो ये तो ऑफर तो आप तो जवान आदमी हैं, जब कोई ऑफर आता होगा तो आप उसको बड़े छिपा करके रखते होंगे। तो हमको जवानी में ऑफर नहीं आया तो अब बुढ़ापे में क्या आएगा। तो नहीं सर, आपकी तो अभी बहुत पॉलिटिक्स बाकी। आपकी शुभकामनाएं हमको ताकत देंगी। आज आपसे बात करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा और जवान महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं इस फ्रेम में, आपके सामने कैमरे के सामने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। तसल्ली से बातचीत करने की कोशिश हुई है। उम्मीद है कि 24 का जो चुनाव है या उत्तराखंड की जो राजनीति है उसके इन एंड अराउंड जो सवाल हो सकते थे वो हमने सर से पूछे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई ऐसे सवाल जो आपके जहन के हैं और वो रह गए हों, और हो सकता है कि हमारी फिर से दोबारा मुलाकात होगी, ज़रूर होगी, तो हम वो सवाल भी इनसे ज़रूर पूछेंगे। ये भी बताइएगा कि ये पूरा सेशन कैसा रहा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।